हाँ, पढ़ लो। हेडिंग लगाओ प्रकाश, और प्रकाश में पहला पॉइंट लिखो। प्रकाश के लिए साइंस में वर्ड जो आता है वो आता है फोटो। एक ही है। तो प्रकाश के लिए साइंस में वर्ड क्या आता है? फोटो। तो पहला क्वेश्चन पूछता है आपको, प्रकाश की तीव्रता कौन से मीटर से नापी जाती है? फोटोमीटर से नापी जाती है। ऐसे सेल जो प्रकाश की वजह से चलेंगे उनको क्या कहते हैं? फोटो सेल। ठीक है, कैमरे से आप प्रकाश गिरता है तो फोटो बनता है, इसलिए उसको कहते हैं फोटोग्राफी। तो फोटो का मतलब होता है प्रकाश। तो पहला पॉइंट लिखो इसमें, प्रकाश की तीव्रता का मापन। प्रकाश की तीव्रता का मापन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मेजर्ड बाय। प्रकाश की तीव्रता का मापन फोटोमीटर से किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता का मापन फोटोमीटर से किया जाता है। फिर नेक्स्ट लिखो, प्रकाश की तीव्रता की इकाई, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। प्रकाश की तीव्रता की इकाई क्या होती है? बताओ क्या होती है? सीडी। सीडी को क्या बोलते हैं? कैंडेला। क्या ला? कैंडेला। तो प्रकाश की तीव्रता की इकाई लिखो कैंडेला। तो नापते तो किससे हैं? फोटोमीटर से। और किस यूनिट में नापते हैं? कैंडेला में नापते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, सबसे पहली बात, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को क्या बनाती है? विजिबल बनाती है, दृश्यमान बनाती है। अभी हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, आप मेरे को देख पा रहे हो, क्यों? इस प्रकाश की वजह से। सपोज अभी रात हो रही है, ये लाइट्स भी बंद हो जाएगी तो हम एक दूसरे को देख पाएंगे क्या? नहीं देख, क्योंकि इस रूम में प्रकाश नहीं है। क्योंकि प्रकाश ही किसी वस्तु को क्या करता है? विजिबल बनाता है। ठीक है, तो लिखो, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को विजिबल बनाती है, यानी किसी वस्तु को दृश्यमान बनाती है। जो किसी वस्तु को दृश्यमान बनाती है। लिखा? ठीक है। तो दिखने का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो समझो, सेम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि मैं अगर बोलूं आपको कि ये बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि बोर्ड से निकलने वाली लाइट कहां जा रही है? आपकी आंख में जा रही है। ये पेन दिख रहा है आपको, क्योंकि पेन से निकलने वाली लाइट आपकी आंख तक जा रही है। मैं आपको दिख रहा हूं क्योंकि मेरे से निकलने वाली लाइट आपकी आंख तक जा रही है। पर कोई व्यक्ति जो बाहर खड़ा है, आप उसको नहीं देख पा रहे, क्यों? क्योंकि उसकी लाइट आपकी आंख तक नहीं पहुंच पा रही। तो दिखने के देखो कॉन्सेप्ट क्या है। दिखने का पहला कॉन्सेप्ट कि जिस वस्तु का प्रकाश हमारी आंख तक पहुंचता है वही वस्तु हमें दिखाई देती है। इस रूम में सारी वस्तुएं आपको दिख रही है क्योंकि इन सब की लाइट आपकी आंख तक पहुंच रही है। और ये अंदर जो रखा हुआ है वो थोड़ी देख पा रहे हो आप, क्योंकि उसकी लाइट आपकी आंख तक नहीं पहुंच पा रही। तो सबसे पहली बात, जिस वस्तु का प्रकाश हमारी आंख तक पहुंचता है वही वस्तु हमें दिखाई, लिखो जल्दी से, जिस वस्तु का प्रकाश जिस वस्तु का प्रकाश हमारी आंख तक पहुंचता है वही वस्तु हमें दिखाई देती है। लिख दिया? ठीक है। अब दूसरी बात, मैंने आपको बोला कि जिस वस्तु का प्रकाश हमारी आंख तक पहुंच रहा है, तो इस बोर्ड का प्रकाश आपकी आंख तक पहुंच रहा है,
मेरा प्रकाश आपकी आंख तक पहुंच रहा है, इसलिए आप मेरे को देख पा रहे हो। तो मुद्दे की बात, क्या वो मेरा खुद का प्रकाश है? क्या मैं खुद कोई प्रकाश निकाल सकता हूं? नहीं, हम अपना प्रकाश खुद नहीं निकाल सकते। तो फिर मैं आपको क्यों दिख रहा हूं? इस लाइट या इस ट्यूबलाइट के प्रकाश की वजह से। तो हो क्या रहा है कि इसका तो खुद का प्रकाश निकल रहा है, तो ये सीधा आपकी आंख में पहुंच रहा है, इसलिए आप इसे देख पा रहे हो। बट मेरा खुद का कोई प्रकाश नहीं है, ठीक है। तो आप मेरे को किस वजह से देख पा रहे हो कि ट्यूबलाइट या सनलाइट मुझ पे गिर रही है, और मैं उस प्रकाश को आप तक क्या कर रहा हूं? परावर्तित कर रहा हूं, रिफ्लेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो मुझसे टकरा के वो लाइट आपकी आंख तक पहुंच रही है, इस वजह से आप मुझे देख पा रहे हो, ठीक है। अब हुआ क्या, हम दोनों खड़े हुए हैं, ये इधर बोर्ड इधर में, अब लाइट बंद हो गई, सारी लाइट बंद हो गई, इसकी ऑन है, ठीक है। तो इसमें और मेरे में, हम दोनों में से कौन आपको दिखाई देगा? ये दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इसका खुद का प्रकाश है जो डायरेक्ट आपकी आंख तक पहुंच गया। पर मैं आपको नहीं दिखाई दूंगा, क्योंकि मेरा खुद का कोई प्रकाश नहीं था। मैं तो तभी दिखूंगा जब ये लाइट ऑन होगी। ये लाइट ऑन होगी तो ये मुझ पे गिरेगी, और मुझसे ही प्रकाश परावर्तित होकर के आप तक पहुंचेगा, तो मैं आपको दिखाई देने लगूंगा। जैसे लाइट बंद की, वो प्रकाश मुझ पे गिरना बंद हुआ, मुझसे आप तक पहुंचना बंद हो गया, इसलिए आप मुझे देख नहीं पाओगे। तो दो कॉन्सेप्ट है आपके सामने देखने के, कि किसी वस्तु का स्वयं का प्रकाश आप तक पहुंच जाएगा तो वस्तु आपको दिखाई देगी, जैसे सूर्य, ट्यूबलाइट, बल्ब, मोमबत्ती, बोर्ड, इनका खुद का प्रकाश है जो आपकी आंख तक अपने आप डायरेक्ट पहुंच जाता है, इसलिए ये आपको दिखाई देती है, ठीक है। दूसरा, जिनके पास खुद का कोई प्रकाश नहीं होता, वो कैसे दिखते हैं? वो दूसरे के प्रकाश से दिखते हैं। ट्यूबलाइट, सूर्य, तो उनका प्रकाश जब उस पर गिरता है तो वो प्रकाश को परावर्तित करके दिखाई देते हैं। तो दो बातें हो गई, या तो वस्तु का खुद का प्रकाश आपकी आंख तक पहुंचे, या वस्तु द्वारा परावर्तित प्रकाश आपकी आंख तक पहुंचे, तो वह वस्तु आपको दिखाई देती है। अदरवाइज इसके अलावा कोई तीसरा कॉन्सेप्ट नहीं है किसी वस्तु को देखने का। समझ में आ गई? तो देखने का कॉन्सेप्ट क्या है? यदि वस्तु का स्वयं का प्रकाश हमारी आंख तक पहुंचे, या वस्तु द्वारा परावर्तित प्रकाश हमारी आंख तक पहुंचे, तो वह वस्तु हमें दिखाई देती है, ठीक है। लिख लो, यदि वस्तु द्वारा परावर्तित प्रकाश, यदि वस्तु द्वारा परावर्तित प्रकाश रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड, यदि वस्तु द्वारा परावर्तित, परावर्तन सुना है ना, परावर्तन से परावर्तित, यदि वस्तु द्वारा परावर्तित प्रकाश या वस्तु का स्वयं का प्रकाश, या वस्तु का स्वयं का प्रकाश हमारी आंख तक पहुंचता है, हमारी आंख तक पहुंचता है, तो हमें वस्तु दिखाई देती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर? बोलो, ठीक है। अब हम लोग कहते हैं कि हमारी आंख तक पहुंचता है तो वस्तु हमें दिखाई देगी, तो हमारी आंख में कहां जाता है ये प्रकाश? तो आंख की दो तीन बातें ध्यान रखनी है कि आंख में प्रतिबिंब कहां बनता है, इमेज कहां बनती है, बताओ। तो आंख में प्रतिबिंब बनता है टीना पर। कौन सी टीना? रेटिना। रेटिना को क्या कहते हैं? तो पहला क्वेश्चन ये पूछता है, आंख में प्रतिबिंब कहां बनता है भाई? तो जो आपका आंख में प्रकाश जा रहा है, ये कहां जाके मिल रहा है? रेटिना पे। और रेटिना पे क्या बनती है? आपकी इमेज बनती है। दूसरा पर, ये जो बनने वाली इमेज होती है, प्रतिबिंब होता है, वो कैसा होता है? अब चार नाम आएंगे, देखो। एक नाम आएगा वास्तविक, एक आएगा आभासी, एक आएगा उल्टा, एक आएगा सीधा। ये चार प्रकार के प्रतिबिंब नाम आएंगे आपके पास। इंग्लिश में अभी एक साथ ही लिख देता हूं, बार बार नहीं लिखूंगा। इंग्लिश वाले दोनों एक साथ लिख लेना। वास्तविक को बोलते हैं रियल, उल्टे को बोलते हैं इनवर्ट, आभासी को बोलते हैं वर्चुअल, सीधे को बोलते हैं इरेक्ट, अपराइट भी बोलते हैं। तो देखो, चार प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक, सीधा, उल्टा, आभासी। यानी वास्तविक होगा या आभासी होगा, सीधा होगा या उल्टा होगा। ये चार बातें रटनी होती है आपको क्योंकि आप देख के तो बता नहीं सकते, याद होना चाहिए। पता कैसे लगाएं? तो मुझे बताओ, हमारी आंख पे कैसे कैसे बनते हैं? इसमें से उल्टा बनता है, तो मेरा प्रतिबिंब आपकी आंख पे बन रहा है अभी, सीधा बन रहा है, उल्टा?
उल्टा बन रहा है, मैं तो उल्टा नजर आ रहा हूँ आपको, ऐसा चमगादड़ की तरह। बताओ, सीधा दिख रहा हूँ, सीधा दिख रहा हूँ, तो प्रतिबिंब कैसा दिख रहा है आपको, सीधा है उल्टा? सबसे पहला कंफ्यूजन यही आता है, बच्चा किताब से कुछ और रटता है, देखता कुछ और है। किताब में बहुत सुन रटा होगा कि उल्टा प्रतिबिंब बनता है, सुना है क्या? दिखता तो लेकिन वस्तु हमको सीधी है। तो आंसर दोनों में से कौन सा सही है? बताओ, साइंस वाले बताओ, बताओ। उल्टा? पहले तो उल्टा या सीधा ये बता, उल्टा या सीधा? एक्सप्लेनेशन पूछे ना, सीधा सा एक आंसर, आंख में प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा या सीधा? उल्टा। कैसा है? उल्टा ही बनता है। लेकिन चीजें आपको सीधी क्यों दिख रही है? ब्रेन उसको एनालिसिस करके सीधा करता है, ठीक है, इसलिए ब्रेन का कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो बनता तो कैसा है, उल्टा। तो सीधे उल्टे में उल्टा बन रहा है। अब वास्तविक और आभासी में कैसा बनता है? कैसा? कैसा? वास्तविक, वास्तविक बनता है, ठीक है। अब जब आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इसमें देखो क्या क्या आएगा प्रकाश के अंदर। प्रकाश के अंदर पहले तो प्रकाश के अपन सामान्य गुण पढ़ेंगे, प्रकाश का वेग कहाँ तेज है, कहाँ धीरे है, सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, ये बेसिक बातें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रकाश के बारे में परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकीर्णन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग। ये जैसे जैसे याद करोगे तो फिर मिरर और लेंस, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्रकाश का मिरर और लेंस है। मान के चलना 99% क्वेश्चन अगर सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि भाई प्रकाश से एक ही क्वेश्चन पूछना है मेरे को, तो 99% वो क्वेश्चन मिरर और लेंस से उठाता है। और उसमें भी 99% क्वेश्चन क्या पूछता है, कौन सा दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है। और ये 8 क्वेश्चन सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, कौन बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, कौन छोटा बनाता है, कौन आभासी बनाता है, कौन वास्तविक बनाता है, कौन सीधा बनाता है, कौन उल्टा बनाता है, कौन दूर बनाता है, कौन पास बनाता है। ये 8 क्वेश्चन पूरे चैप्टर में परेशान करता है आदमी को। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, समतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, ये 5 चीजें आएगी। और इन 5 चीजों में ये 8 चीजें रटते रटते आप पागल हो जाओगे। और कितना भी रट लेता है आदमी, लास्ट में जाके ये कन्फ्यूज होता ही है कि यार बड़ा कौन सा क्या रहा था। नहीं, सीधी सी बात है, होता तो अब तक आपको सारे याद होते हैं, पर अभी मैं पूछूंगा आप आधे को आंसर उल्टे पुल्टे दोगे, क्योंकि आप केवल अंधाधुन रटते हो। मैं आपको बताता हूँ ट्रिक याद करने की क्या है, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे ये क्वेश्चन, ठीक है। ट्रिक सुनो, देखो एक बात बिल्कुल अच्छे से दिमाग में उतार लेना कि अगर कोई प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो वो उल्टा होगा ही होगा, कोई अपवाद नहीं है। अगर कोई प्रतिबिंब वास्तविक है तो कैसा होगा, उल्टा। रियल एंड इनवर्ट, ये क्या बनाया, एंड, रियल एंड इनवर्ट। वास्तविक है तो उल्टा होगा ही होगा, और उल्टा है तो वास्तविक होगा, ये हमेशा जुड़े रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही कोई प्रतिबिंब आभासी होगा तो सीधा होगा ही होगा, और सीधा है तो आभासी होगा ही होगा, ठीक है। तो अब इनमें से आपको कोई भी एक बात पता होनी चाहिए। ये पता है तो आंखें बंद करके टिका देना, और ये पता है तो ये टिका देना, ये पता है तो ये टिका देना, और ये पता है तो ये टिका देना। आधी चीजें तो वैसे ही खत्म। अब मुद्दा है कि ये एक भी कैसे याद रहे, तब तो ये भी भूल जाएंगे एग्जाम आते थे उल्टा था कि सीधा था। उल्टा याद नहीं रहेगा तो वास्तविक कहां से याद आएगा, क्योंकि ये सबका आंसर अलग अलग है, दर्पणों में अलग आएगा, लेंस में अंदर अलग आएगा। सिंपल सी ट्रिक। ये प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा कहां बन रहा है? अब आपने आंख से किसी को देखा, आंख से देखते हैं, आंख से देखा और आपको आ गई वो पसंद, और पसंद आई तो आपके मुंह से क्या निकलता है, वाव। क्या निकलता है, वाव का मतलब क्या होता है, वास्तविक और उल्टा। तो जिंदगी भर आपको याद रहेगा कि वाव, जो प्रतिबिंब वास्तविक होगा वो 100% उल्टा होगा ही होगा। और आंख में कैसा बनेगा, क्योंकि देखना आंख से ही है, तो देखेगा आंख और निकलेगा क्या, वाव। यानी आंख पे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। याद आ जाएगा, बोलोगे तो नहीं। इसी एक ट्रिक से मैं आपको पूरे दर्पण लेंस याद करा दूंगा, केवल ये ट्रिक याद रखना। अब तो चला गया, वो गया वो। हमेशा ध्यान रखना वास्तविक के साथ क्या जुड़ा रहता है, वाव, उल्टा। तो ऐसे याद रखना, वाव, ठीक है, वाव यानी वास्तविक और, तो एक याद रहेगा तो दूसरा अपने आप रह जाएगा। फिर भी भूल गए अपन तो ये खुद बता रहा है मैं कैसा हूं। आभा का मतलब आभा का मतलब आभासी, और सी का मतलब कुछ भी याद है ना तो वर्ड्स खुद आंसर बताएंगे कि हाँ भैया मेरा आंसर ये है। देखना आना चाहिए, ऑब्जर्व करना सीखो। आभासी खुद बता रहा है, आभा यानी आभासी, और सी यानी, तो जो प्रतिबिंब आभासी है वो कैसा होना है, सीधा होना ही होना है। तो आपको तो दोनों ही याद है, वैसे तो एक ही याद रख लो, बचा हुआ अपने आप दूसरे का आंसर हो जाएगा।
तो पहले तो सबसे ऊपर आपके जगह खाली जगह है ना, यहाँ ट्रिक क्या लिख लो, वास्तविक के साथ क्या उल्टा और आभासी के साथ क्या सीधा। हिंदी वाले हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख लो और इंग्लिश वाले भी हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख लो, क्योंकि बार बार में सारे वर्ड लिखना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो ट्रिक याद रखनी है क्या, कोई अच्छी चीज दिखेगी तो क्या निकलेगा, बस बढ़ाते हैं लाते क्या है, कोई इसके लिए कोई वो थोड़ी आता है कोई जादू मंत्र। बैठोगे आप 2-4 बार चीजों को पढ़ोगे तो अपने आप आपके दिमाग में कुछ ना कुछ सूझेगा। कहीं भी पढ़ने की कोई जगह नहीं होती, पढ़ने की कोई जगह नहीं होती। अब आप वहां पे ट्रेन में जाते जाते बैठ करके भी पढ़ सकते हो, कहीं सफर कर रहे हो तब भी बैठ के पढ़ सकते हो, कहीं जूस की दुकान पे बैठे हो वहां पढ़ सकते हो। डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या हो। और ये कोई बड़ी चीज नहीं है, आप किसी लाइन को 3-4 बार पढ़ो, 5-6 बार जब आप पढ़ोगे ना आपको उसका सार समझ में आ जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है, इसके कॉन्सेप्ट क्या हो सकते हैं, ट्रिक क्या हो सकती है। तो 4-5 बार अपन पढ़े कब है, अपन एक बार ही बड़ी मुश्किल से पढ़ते हैं, 4 बार तो बहुत दूर की बात है। वो डिफरेंस इसलिए होता है। ये दोनों बातें लिख दी, बोलो तो नोट लिखो पहले, नेक्स्ट पॉइंट लिखो नोट लगा के। पहला पॉइंट, आंख में प्रतिबिंब कहां बनता है, कहां पे, रेटिना पर। आंख में प्रतिबिंब रेटिना, रेटिना का नाम हिंदी में बोलो, दृष्टि पटल पर बनता है। आंख में प्रतिबिंब रेटिना यानी दृष्टि पटल पर बनता है। लिख दिया, बोलो। अब दूसरी बात, रेटिना पे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, वाओ, वास्तविक और उल्टा होता है। लिख लो, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। इसी के आगे एक और लिख लो, पूरी लाइन कंप्लीट कर लो कि आंख में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक व उल्टा होता है, वह छोटा होता है। ऐसे लिख लो, वह छोटा होता है। अरे क्यों इतना लंबा लिख रही है, सीधा लिखना, वह छोटा होता है, फिर वापस पूरी लाइन लिखेगी। लिख दी ऊपर, वह छोटा होता है, केवल ये लिख। लिख दिया, वास्तविक उल्टा और छोटा, 3 बातें। फिर एक और क्वेश्चन आंख का नाम आता है तो, कि नेत्रदान के समय कौन सा भाग दान करते हैं, कॉर्निया दान किया जाता है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है आई डोनेशन में। तो लिखो, नेत्रदान के समय, नेत्रदान के समय कॉर्निया दान किया जाता है। कॉर्निया लिख लोगे ना, लिखो बोर्ड पे, कॉर्निया, हिंदी में भी कॉर्निया ही कहते हैं। अरे नालायकों, हाँ नीचे वाला नहीं दिख रहा, अब दिख गया, देख ले तो कहीं से भी देख ले, देखना जरूरी है। तीनों बातें क्लियर। चलो आंख के बारे में एक बात और लिख लो, हमारी आंख जो होती है, आंख भी पता है आपको कैमरे की तरह बिहेव करती है। आंख में कितने मेगापिक्सल माना जाता है कैमरा, 576 मेगापिक्सल का कैमरा माना जाता है। तो देखो हमारी आंख 576 मेगापिक्सल पर कार्य करती है। हमारी आंख 576 मेगापिक्सल पर कार्य करती है। कैमरे में अपने मेगापिक्सल होते ना, किसी का 4 मेगापिक्सल कैमरा, किसी का 10 का है, किसी का 20 का है। आंख सोचो कितनी ज्यादा डेवलप्ड है, जूम तो बहुत जबरदस्त होता है अपने। लिख दिया, ठीक है। आंख में 2 पॉइंट होते हैं, नियर पॉइंट और फार पॉइंट। मतलब आप कितने पास की वस्तु साफ देख सकते हो, कितने दूर के साफ देख सकते हो, तो उसको बोलते हैं निकट बिंदु।
निकट बिंदु को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, हिंदी में निकट बिंदु ही कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं नियर पॉइंट। ठीक है, मतलब आप कितने पास का सांप देख सकते हो। अपनी कॉपी को 25 सेंटीमीटर से पास लाओगे ना, देख ही नहीं पाओगे। करके देखना ट्राई। दिख रहा है? चश्मा लगा लेगा तब भी नहीं दिखेगा, लोड मत ले। तो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा पास आ जाएगी वस्तुएं तो आपको दिखना बंद हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा, वो क्लियर नहीं दिखेगा। और दूर बिंदु, दूर का कितना देख सकते हो आप? बता कितना दूर का देख सकती है? इसको देख सकती है? पर देखना नहीं है। एक कितना दूर का देख सकते हो आप, ये बताओ? अनंत तक का देख सकते हैं। यहां से चांद तारे आपको पता है कितने, यहां से सूरज कितना दूर है? पढ़ा था या तुक्का मारा? 5 लाख। आगे नाले को लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है यहाँ से। लाख में नहीं है, करोड़ों में बातें हैं। 14 पॉइंट समथिंग करोड़ है वो, लाख नहीं है। लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है यहाँ से सूर्य। तो भी आप तक प्रकाश कितनी जल्दी पहुंच जाता है, आता है ना? तो सूर्य दिखता ही अपने को यहाँ से, तो आप कितना दूर तक का देख सकते हो? करोड़ों किलोमीटर तक दूर देख रहे हो, मतलब आप इन्फिनिट तक देख सकते हो। तो आप चांद तारे देख सकते हो? देख लेते अपन तो पेपर टफ आता है तभी दिख जाते चांद तारे तो अपने को। तो कौन सी नई बात है? तो लिखो ही है, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु अनंत होता है। हाँ नहीं, अपना ही देखना है। लिख लिए? थोड़ी देर गेट के पास बैठेगा? क्यों, कोई आ रहा है? कोई जा रहा है? तो फिर क्या बैठना है? चांद के चक्कर में एग्जाम में तारे नजर आ जाएंगे, पढ़ ले। और मालूम पड़ा वो चांद कहीं और दूसरी जगह चांदनी बिखेर रहा है। लिख ले, चांद के चक्कर में मत पड़ो। 4 दिन की चांदनी होती है इसलिए फिर रात अंधेरी आएगी और फिर पता नहीं कितने चांद नजर आएंगे। लिख दिए? आगे लिखो। तो ये कुछ बातें हैं आंख के बारे में, कुछ बेसिक बातें जो आपको ध्यान रखनी है। फिर अपन बात करते हैं वापस प्रकाश के बारे में, कुछ जो गुण हैं वो क्या क्या हैं। तो समझना इधर, सबसे पहली बात, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बहुत बार पूछा गया है, यानी इसमें विद्युत के गुण भी हैं और चुंबक के गुण भी। विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट, दोनों तरह के कंपोनेंट होते हैं। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश कैसी तरंग है? एक अयांत्रिक तरंग है। कैसी है? अयांत्रिक। अयांत्रिक का मतलब होता है नॉन मैकेनिकल। क्या मतलब है इस लाइन का? बोलो। हाँ, नॉन मैकेनिकल का मतलब जो मैकेनिकल नहीं है। तो फिर नॉन मैकेनिकल क्या होता है? क्या मतलब है अयांत्रिक तरंग का? वे तरंगे जिन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, डजंट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, जिनको प्रोपेगेशन करने के लिए, संचरण करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो जिसे संचरण, संचरण मतलब गति करने के लिए, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो मुझे बताओ इस लाइन का क्या मतलब है? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती मतलब ये माध्यम नहीं होगा तो चलेगी क्या? चलेगी, माध्यम की आवश्यकता है नहीं। लेकिन माध्यम होगा तो भी चलेगी। माध्यम से लेना देना ही नहीं है इसको, माध्यम मिल जाए तो भी चलेगी, नहीं मिलेगा तब भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अर्थ ये निर्वात में गति करेगी या माध्यम में? बोलो। हाँ, दोनों में करेगी। निर्वात व माध्यम दोनों में गति करती है। अब निर्वात का मतलब क्या होता है? जहां वायु ना हो, वैक्यूम। तो ये निर्वात में भी गति करती है और माध्यम में भी। सूर्य से जब पृथ्वी तक आता है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर चल करके प्रकाश, तो कहीं बीच में निर्वात भी आता होगा। फिर वायुमंडल में आने के बाद माध्यम भी तो मिलता है, कहीं एयर मीडियम मिल रहा है, कहीं लिक्विड मीडियम मिल रहा है, कहीं नमी मिल रही है रास्ते में, सबसे गति करता हुआ प्रकाश आ जाता है। तो प्रकाश निर्वात और माध्यम दोनों में गति करता है, क्योंकि ये कौन सी तरंग है? अयांत्रिक। साउंड है नहीं आपके सिलेबस में, साउंड होता तो साउंड में एक लाइन पढ़ाते हैं। साउंड कैसी तरंग है? ध्वनि होती है यांत्रिक तरंग, मतलब जिसको चलने के लिए क्या चाहिए? माध्यम। तो अभी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्योंकि हमारे बीच में वायु माध्यम है। इस रूम में से वायु निकाल दी जाए, निर्वात कर दिया जाए, तो मैं जो बोलूंगा वो आप सुन ही नहीं पाओगे, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए।
तो ध्वनि यांत्रिक है, मैकेनिकल है, लेकिन लाइट अयांत्रिक है, नॉन मैकेनिकल है, उसको माध्यम नहीं चाहिए। समझ आ गई दोनों बातें? ये पूछते हैं एग्जाम्स में। अच्छा, प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कहां पर होती है ये? निर्वात में। ऐसा किसने बताया? रोमर ने बताया। रो रो के बेचारा मर गया तो नाम क्या रख दिया इसका? रोमर। तो प्रकाश की चाल इतनी होती है, ऐसा किसने बताया? रोमर ने बताया। तो अगला क्वेश्चन यही पूछते हैं, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल सॉलिड, लिक्विड, गैस और निर्वात। प्रकाश किस में चलेगा? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तो माध्यम है, और वो क्या है? निर्वात। किस में चलेगा? दोनों में से? दोनों में ही चलेगा। अब मुझे ये बताओ, पूछता है सबसे तेज कहां चलेगा? तो सिंपल सी बात है, आप सबसे तेज वहां दौड़ सकते हो जहां आपको बाधा कम मिले या नहीं मिले। तो बाधा कहां नहीं है? निर्वात में। निर्वात में कोई बाधा नहीं होती, तो प्रकाश सबसे तेज चलता है। फिर गैस में, फिर लिक्विड में, और सॉलिड में सबसे ज्यादा बाधा होगी। सॉलिड में पार्टिकल पास पास होंगे, गति नहीं कर पाएगा। तो प्रकाश की चाल मैक्सिमम कहां होती है? निर्वात में। और मिनिमम कहां होती है? ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि प्रकाश सर्वाधिक तेज गति से गति करता है कहां? निर्वात में। और सबसे कम गति से गति करता है सॉलिड में। ठीक है, फिर अगली बात, प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है, ध्यान रखना। प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है, और इस वजह से इसको किस तरह से समझते हैं कि ये वस्तु है, ये प्रकाश आया, और प्रकाश तो सीधी रेखा में गति कर रहा है, तो यहां से आके प्रकाश क्या होगा? रुक जाएगा। और जब प्रकाश रुकता है तो उसके पीछे उसकी किसका निर्माण करता है? छाया का निर्माण करता है। अभी सामने से लाइट आ रही ना, तो मेरी छाया पीछे बनेगी, क्योंकि मेरे से प्रकाश रुक रहा है। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से रुकता है तो उस वस्तु के पीछे उसकी छाया का निर्माण करता है। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि प्रकाश कौन सी रेखा में गति कर रहा है? सीधी। अब आपको इससे कैसे मालूम पड़ा सीधी में कर रहा है? सीधी में कर रहा है तभी तो प्रकाश, ये वस्तु है, इससे आया और टकरा के रुक गया। अगर सीधी में नहीं करता तो ये ऐसा निकल जाता, ऐसा निकल जाता, तो जिंदगी में कभी इसकी छाया बनती नहीं। ऐसा निकलता है क्या प्रकाश? इधर से आया यूं ऐसा निकल गया, ऐसा नहीं होती, ऐसा कभी नहीं करता। प्रकाश तो बेचारा जाएगा तो सीधी रेखा में रुकेगा, रुकेगा तो इसके पीछे क्या बनेगी? छाया बनेगी। आगे बात समझ में? तो जिस वस्तु से प्रकाश रुकता है उस वस्तु के पीछे छाया का निर्माण करता है, जो ये बताता है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। अतः जब यह किसी अपारदर्शी वस्तु से रुकता है तो उसके पीछे किसका निर्माण करता है? छाया का निर्माण करता है। इतनी बात क्लियर? अरे बोलो। ठीक है, लिखो जल्दी से इतनी बातें। और कुछ बाकी थोड़ी इसके पहले लिख लिया है तो। आगे 7 बजे किसकी क्लास सुनी सर की? है क्या? लंबी लंबी तो कोई भी सुना सकता है। मैं बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा ये बात। तेरी और मेरी रात में क्यों सुनाऊंगा? तो सुना देंगे लास्ट में, कोई बड़ी बात नहीं अभी। हाँ, तुम दोनों रूममेट हो ना? तुम दोनों लिख दिया?
निर्वात, वैक्यूम। चेंज करें? हटाऊं? चलो लिखो आगे। हटाएं? कल भी आपकी क्लास सेम ही है, 5 से 7। 6-7 घंटे चाहिए इसको पढ़ने में। और कौन सा है? अरे वो अपना नहीं है, वो अपना नहीं है, अपना तो फिजिक्स केमिस्ट्री का है। वो तो अगर सर नहीं पढ़ाएंगे तो अलग बात है। देखते हैं तो सुनिए, सर पढ़ाएंगे। अपना फिजिक्स केमिस्ट्री का पार्ट है। फिजिक्स केमिस्ट्री का अंतरिक्ष से क्या लेना देना है? हाँ, वो भी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। सुनील सर लिख दिया? चलो, सारी बढ़िया पढ़ाते हैं यहाँ पे, टेंशन मत लो। सुनील सर नहीं पढ़ाएंगे तो फिर तो लास्ट ऑप्शन है ही अपन, ठीक है, वो पढ़ाएंगे वैसे आपको। चलिए, एक नाम और पढ़ते हो, आप पढ़ते होंगे अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य, सुना है ऐसा? तो प्रकाश कैसी तरंगे अनुप्रस्थ है अनुदैर्घ्य? बोलो। अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंग का मतलब होता है ट्रांसवर्स वेव। अब अनुप्रस्थ तरंग का मतलब क्या है, ये वर्ड आपके लिए नया है, हालांकि पूछेगा नहीं, आप तो याद रखना, पर अगर आपको समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे ये कोई तरंग है, ये कोई तरंग है। अब ये तरंग है तो ये देखो दो तरीके से चल रही है। ऊपर उठे हुए भाग को कहते हैं शंख, क्रस्ट कहा जाता है। नीचे वाले भाग को कहा जाता है गर्त, ट्रफ। सुने कैसे नाम? फिर ये वापस शंख, फिर ये वापस गर्त। तो ऐसी तरंगे जो शंख और गर्त के रूप में चलती है वो कहलाती है अनुप्रस्थ तरंगे। कोई काम की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, अनुप्रस्थ तरंग का मतलब और भी होता है कैसे? ये तरंग जा रही है, तो ये तरंग किधर जा रही है? लेफ्ट से राइट जा रही है, राइट से लेफ्ट जा रही है? किधर से किधर जा रही है? लेफ्ट से राइट जा रही है, मतलब ये इधर ही तो जा रही है ना? तो ये तरंग के गति करने की दिशा तो इधर है, पर इसमें जो पार्टिकल्स हैं माध्यम के, वो वाइब्रेट कैसे कर रहे हैं? ऐसे, इस तरह से चल रही है ये तरंग, ठीक है। मतलब पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन है वो कैसा है? इस डायरेक्शन में, और तरंग के गति करने की दिशा किधर है? इस डायरेक्शन में। और ये दोनों क्या है? एक दूसरे के 90 डिग्री पे। तो कणों के कंपनों की दिशा और तरंग के संचरण की दिशा दोनों एक दूसरे के क्या हो जाए? परपेंडिकुलर, लंबवत। तो ऐसी तरंग क्या कहलाती है? अनुप्रस्थ तरंग। इसलिए ये ऐसे चलती है। तो अगर आप ढंग से देखोगे तो देखो, ये वाइब्रेट तो ऐसे कर रही है, तो ऐसे करते करते आगे भी तो बढ़ रही है। तो वाइब्रेशन जो हो रहे हैं वो तो इस डायरेक्शन में हो रहे हैं, और तरंग इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। तो दोनों के बीच कोण कितना आया? 90 डिग्री। तो ऐसी तरंग क्या कहलाती है? अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है, ठीक है। हालांकि पूछेगा कोई नहीं, आप पूछोगे इसलिए मैंने पहले बता दिया कि इसका मतलब ये होता है। आपको तो भाई पूछेंगे प्रकाश कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ है अनुदैर्घ्य है, तो अनुप्रस्थ है। लिख लो, मैं दोनों बातें लिखा देता हूं, लिखो। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है।
अर्थात अर्थात तरंग के संचरण की दिशा, तरंग के संचरण की दिशा व कणों के कंपनों की दिशा, कणों के कंपनों की दिशा, तरंग के संचरण की दिशा व कणों के कंपनों की दिशा एक दूसरे के क्या होती है? लंबवत होती है। बोलो इंग्लिश में, लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव, दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ठीक है, तो ये तरंग क्या कहलाती है? अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। ठीक है, चलो ये बना लो, चाहो तो बनाना ताकि आपको ध्यान रहे। इनके बीच की दूरी लैम्डा कहलाती है। लैम्डा तरंग दैर्घ्य, पाई बाई 2 वो कालांतर होता है, फेज डिफरेंस, कितने टाइम में हो रहा है। ठीक है, अनुदैर्घ्य वो वायु होती है, इसलिए नहीं लिखा रहा। वायु क्या? साउंड होती है। साउंड जो होती है वो होती है अनुदैर्घ्य। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है ये ऐसे, मतलब कणों के कंपनों की दिशा भी इधर और तरंग के संचरण की दिशा भी इधर, दोनों की डायरेक्शन सेम, समानांतर, अनुदिश। तो वो तरंग कहलाती है अनुदैर्घ्य। मतलब वो गति कैसे कर रही है? वो गति ऐसे कर रही है, तो वाइब्रेशन ऐसे हो रहे हैं और गति भी किधर हो रही है? इधर। तो वाइब्रेशन की डायरेक्शन भी ये और गति की दिशा भी ये, दोनों एक दूसरे के क्या है? समानांतर। ये कैसे हो रही है? मतलब कंपन ऐसे हो रहे हैं और गति इधर हो रही है। ये लंबवत है, ये पैरेलल है, इसलिए ये अनुदैर्घ्य है। ये चलती है ऐसे, ये चलती है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के रूप में, संपीड़न और विल्डन के रूप में। पर ये रामायण क्यों नहीं पढ़ रहे? साउंड नहीं है सिलेबस में, तो क्यों पढ़ेंगे अपन? ठीक है, इसलिए नहीं लिखा रहा। बाकी कायदे से सिलेबस जो होता है वो ये होता है कि लाइट दिया जाता है तो साथ में साउंड भी दिया जाता है। जैसे रीड के सिलेबस में लाइट और साउंड दोनों है, तो वहां पे बच्चा दोनों को कंपेयर करके आराम से अच्छे से पढ़ता है। अब यहाँ आपके ओनली लाइट पकड़ा दिया उसने, तो ठीक है, जितना पढ़ाया उतना पढ़ना ही है। इतनी बात क्लियर? यहां तक की बात क्लियर? वापस बोलो। हाँ, तो प्रकाश तो हर जगह चल सकता है। नायलॉन वस्तु ही तो है। कैसी है? सॉलिड, लिक्विड या गैस? नायलॉन तो सॉलिड ही है, तो सॉलिड में क्या प्रकाश नहीं चलता क्या? प्रकाश तो हर जगह चल सकता है, तो कुछ ना कुछ वेग तो होगा, उसमें भी होगा। बिल्कुल चलता है, क्यों नहीं चलेगा? ठीक है, अच्छा, अब एक साइंटिस्ट था, उसने बताया प्रकाश कैसे चलता है। उसने कहा प्रकाश ऐसे चल रहा है, किस रूप में? तरंग के रूप में। तो इसको कहा प्रकाश का कौन सा सिद्धांत? तरंग सिद्धांत, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो क्वेश्चन पूछता है ये वेव थ्योरी किसने दी? ये दी थी किस साइंटिस्ट ने? हाइगेन ने। तो क्वेश्चन पूछा जाता है हाइगेन ने प्रकाश का क्या दिया? तरंग सिद्धांत दिया, जो क्या बताता है प्रकाश किस रूप में गति करती है? तरंग के रूप में। तो लिखो, हाइगेन ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया। हाइगेन ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया। ठीक है, तो जैसे ही इसने बोला कि भाई प्रकाश तरंग के रूप में गति करता है, एक बंदा भगा भगा आया, उसका नाम था डी ब्रोगली। उसने कहा ना, तरंग के रूप में तो करता ही है, साथ में कण के रूप में भी करता है। यानी प्रकाश के कितने व्यवहार हैं? 2 व्यवहार हैं। इसको कहा गया प्रकाश का द्वैत व्यवहार, ड्वेल बिहेवियर ऑफ लाइट। क्या कहा इसको? ड्वेल बिहेवियर ऑफ लाइट। तो उसने बोला प्रकाश के कितने व्यवहार होते हैं? तरंग व्यवहार और कण व्यवहार। ये क्वेश्चन आता है बहुत बार, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। प्रकाश कितने नेचर शो करता है? 2 प्रकार के। प्रकाश तरंग के रूप में भी गति कर सकता है और कण के रूप में भी गति कर सकता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन लिखो, डी ब्रोगली ने प्रकाश का द्वैत व्यवहार बताया।
या द्वैत व्यवहार समझाया, कुछ भी लिख दो। द्वैत व्यवहार को ड्यूअल बिहेवियर कहा जाता है। ठीक है, जिसके अनुसार प्रकाश कौन कौन से व्यवहार दिखाता है? तरंग व कण व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो ये पूछा जाता है प्रकाश के दो व्यवहार कौन कौन से हैं, याद आ जाएगा? तरंग और कण, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। ऐसा किसने बताया था? डी ब्रोगली ने। बहुत है आज के लिए। हाँ, ये कुछ बेसिक गुण इसके हो गए। अब कल की क्लास में हम कुछ कलर वलर के बारे में पढ़ेंगे, रेनबो भी पढ़ेंगे, वर्ण विक्षेपण में आएगा वो। ठीक है, यहां तक एक बार पढ़ के आना। फिजिक्स समझ आ रही है? आएगी, टेंशन मत लो, अच्छे से आएगी। ओके भाई। हैं क्या ही शायरी करते हो तुम? सुनोगे? सुनो तो, नूर का मतलब समझते हो? नूर का मतलब होता है अच्छा। ठीक है, कहते ना बहुत सुंदर, उसको कहते हैं नूर जैसा लग रहा है। और बेनूर का मतलब होता है खराब लगना, गंदा लगना। तो वक्त के ऊपर एक शायरी है कि वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है, वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है, और वक्त हुजूर को भी फकीर बना देता है। ठीक है, होता है ना, वक्त निकलने के साथ साथ कोई आदमी अमीर है तो गरीब हो जाता है, कोई गरीब है तो अमीर हो जाता है। तो वक्त की सारी कहानी है। तो वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है और वक्त फकीर को भी हुजूर बना देता है। इसलिए कहते हैं कि वक्त की कदर कर ए बंदे, वक्त की कदर कर ए बंदे, क्योंकि वक्त ही कोयले को कोहिनूर बना देता है। तो आपने पढ़ा होगा कि जैसे जैसे कोयले का टाइम निकलता है तो कोयला धीरे धीरे किस में बदलता है? हीरे में बदलता है। तो ये वक्त का कमाल है। तो वक्त की कदर करो और जब पढ़ने का मौका मिलता है तब पढ़ो। ठीक है, ये लाइन बिल्कुल सही लाइन है इन चीज को समझाने के लिए। बाकी बातें करेंगे कल। थैंक यू। नीचे रख दिया। किस लिए लेके आया? आज है क्या? चलो बताओ, लास्ट क्या पढ़ रहे थे? डी ब्रोकली वाला लिखा था ना लास्ट में। चलो भाई आगे लिखो, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, हाइगेन तक लिख लेना। चलिए भाई अगली बात सुनिए, देखिए। पढ़ लो भाई, पढ़ लो। क्या रेलवे में सिलेक्शन हुआ? वेरी गुड, कांग्रेट्स। किस में? इंडियन रेलवे में। थैंक यू, थैंक यू सो मच। बस बस बस, बहुत गला खराब हो रहा है। तो ऐसे ही आप लोग भी पढ़ो, सिलेक्शन लो और मिठाई लेके आओ। ब्लड में आरबीसी होती है, आरबीसी होती है ना,
तो आरबीसी के नाम पे प्राथमिक रंग याद रखने हैं आपको। आरबीसी, सी की जगह क्या कर दो, जी। तो रेड, ब्लू, ग्रीन, ये होते हैं प्राथमिक रंग। ठीक है, जो टीवी में दिखाई देते हैं। ऐसे ही द्वितीयक रंग होते हैं। द्वितीयक रंग का नाम याद रखना है आपको, CMY, सियान, मेजेंटा और येलो। तो ये नाम याद रखने हैं आपको, कोई ऐसे खास काम नहीं आएंगे। फिर तीसरी बात, प्राथमिक रंग मिलकर किस रंग का निर्माण करते हैं? व्हाइट कलर का निर्माण करते हैं। ठीक है, आपको पूछे सूर्य का प्रकाश या श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? 7 रंगों का मिश्रण है। क्या है? तो वो 7 रंग कौन कौन से होते हैं? देखो व्हाइट लाइट में, VIB, हिंदी वाले क्या बोलते थे? बे, नी, आह, पी, नाला। रेशमा से क्या हो, है ना? पर ये गलत है, ये गलत है। क्यों? अपन बचपन से ही रटते हैं, बेनी आह पी नाला। तो इंडिगो यानी नीला, ब्लू यानी आसमानी, जबकि ब्लू का मतलब नीला होता है, तो इसलिए गलत हो जाता है। तो ये जो आ निकलती है ना, इसकी वजह से गड़बड़ हो जाती है। तो आजकल इसको चेंज कर दिया, इसको बोलते हैं बे, जा, नी, ह, पी, ना, ला। वॉयलेट का मतलब बैंगनी, इंडिगो का मतलब जामुनी, ब्लू का मतलब नीला, ग्रीन यानी येलो, ऑरेंज और रेड यानी, तो इसलिए आजकल ये बोला जाता है। ठीक है, तो आ के ऊपर नहीं जाना अपने को, अपने को ध्यान रखना है। तो लिखो, ये सारी बात लिख लो। आवाज़ आ नहीं रही, आज गला खराब है थोड़ा सा। नहीं पढ़ेंगे तो आज ही, थोड़ी देर पढ़ लेते हैं, 1 घंटे पढ़ लो, 1 घंटा, लेकिन अच्छे से पढ़ लो। हाँ, थैंक यू। अगले साल पता नहीं तुम क्या क्या निकाल लो, इसलिए पढ़ लो अभी। सियान, प्रकाश के बारे में ही बातें चल रही है। मेजेंटा, लिख लिया? चलो आगे लिखो। जल्दी लिखो भाई।
तो पीछे क्यों चला गया? इसलिए वहां जाके बैठ गया। चलो आगे लिखो। लिख लिया? इंडिगो। आज भी नहीं है ना आगे क्लास? चलो आगे लिखो। तो आपने लिख लिया व्हाइट लाइट के अंदर कितने कलर हैं? 7 कलर हैं। अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, कोई भी वस्तु आपको दिखती कब है? जब वो प्रकाश कहाँ पहुँचता है? हमारी आंख तक। और आंख में कहाँ पहुँचता है? रेटिना तक पहुँचता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आपको कलर दिखने का कॉन्सेप्ट भी यही होता है। तो आपको पूछता है कि कोई वस्तु का कलर दिख रहा है तो क्यों दिख रहा है? जैसे मेरी शर्ट रेड दिख रही है तो रेड क्यों दिख रही है, येलो दिख रही है तो क्यों दिख रही है, व्हाइट है तो क्यों है, ब्लैक है तो क्यों है? तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, सुनना देखो ढंग से। व्हाइट लाइट मुझ पे गिर रही है तो मेरे शर्ट पे कितने कलर गिर रहे हैं? 7। व्हाइट लाइट में कितने कलर हैं? 7। अब मेरे शर्ट ने क्या किया, 6 कलर को तो अवशोषित कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और एक कलर को रिफ्लेक्ट किया, परावर्तित किया। तो आपकी आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है? नहीं, उससे बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, वो एक्चुअली गला खराब है आज। थोड़ी सी देर पढ़ लेते आए तो इतनी दूर से। अरे तबीयत ठीक है, गला सही खराब है। अब आ जाएगी आवाज। अब आ रही है? अरे तुम्हारे पीछे का क्यों बंद कर रहे हो? अच्छा ठीक है, कोशिश कर लो थोड़ी देर, अगर सही से समझ आ रही है तो ठीक है, नहीं तो कल पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो थोड़ी देर तो पढ़ेंगे। चलो सुनो, छुट्टी करने को तो मैं भी अभी छुट्टी कर देता, लेकिन इतनी दूर से आया तो थोड़ा तो पढ़ के जाऊं। तो हम ये कह रहे थे कि कोई वस्तु का कलर क्यों दिखता है, उसके पीछे कारण क्या है। ये व्हाइट लाइट मेरी शर्ट पे गिरी, अब मेरी शर्ट ने क्या करा, 6 कलर को तो अवशोषित कर लिया, 6 को एब्जॉर्ब कर लिया, और एक को परावर्तित किया। तो आपकी आंख तक वो एक कलर पहुंचा या 6? एक पहुंचा, जो मेरी शर्ट ने परावर्तित किया। अब सपोज मेरी शर्ट रेड को रिफ्लेक्ट कर रही है, तो रेड पहुंचेगा आपकी आंख तक, तो आपको कैसा दिखेगा? रेड। ब्लू को करेगी तो ब्लू दिखेगा, येलो को करेगी तो येलो दिखेगा। इस तरह से ये 7 कलर आपको दिखेंगे। तो ये सातों कलर कब दिखते हैं, समझ में आ गए? तो जिस कलर का क्या होता है, परावर्तन, वही कलर हमें दिखाई देता है। क्योंकि जो शर्ट ऑब्जॉर्व कर रही है वो तो आप तक पहुंच नहीं रहा है, वो तो इसने अवशोषित कर लिया। तो जिसका परावर्तन किया वो आपकी आंख तक पहुंचता है, इसलिए आपको दिखाई भी वही देता है। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जिस रंग का परावर्तन होता है वही रंग हमें दिखाई देता है। तो आपकी शर्टों के सबके अलग अलग कलर दिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि हर कपड़ा अलग अलग रंग का क्या कर रहा है, परावर्तन कर रहा है। समझ आ गया? तो लिखो अगली बात। लिखो, जिस रंग का परावर्तन होता है, परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन, जिस रंग का परावर्तन होता है वही रंग हमें दिखाई देता है, वही रंग हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो ये 7 कलर कब दिखेंगे, समझ में आ गए? तो अगर कोई बोले कि कोई वस्तु हरे रंग का परावर्तन कर रही है तो आपको कैसी दिखाई देगी? हरी। लेकिन लाल करेगी तो, येलो करेगी तो जो कलर का परावर्तन होगा वो दिखेगा। अब दिमाग में आता है कि सर व्हाइट और ब्लैक नहीं दिखता हमें, दिखता है। तो क्या वो कलर नहीं है या नहीं है? नहीं है, होते तो यहाँ लिख देते ना, व्हाइट और ब्लैक कोई कलर नहीं होते हैं, वो इफेक्ट की वजह से दिखते हैं। कैसे, सुनना देखो। वापस व्हाइट लाइट मेरी शर्ट पे गिरी, कितने रंग गिरे?
सात। अब की बार मेरी शर्ट ने किसी भी रंग का अवशोषण नहीं किया। सातों रंगों का क्या कर दिया? परावर्तन। तो ये सातों रंग आपकी आंख तक पहुंचे और ये सातों मिलके क्या बना रहे हैं? व्हाइट। तो आपको शर्ट कैसी दिखेगी? व्हाइट। तो कोई वस्तु व्हाइट कब दिखती है? जब सभी रंगों का परावर्तन हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आया पेपर में कि जब कोई वस्तु सभी रंगों का परावर्तन कर दे तो वह दिखाई देगी सफेद। ऐसे कैसे? ब्लैक दिखाई देती है, तो ब्लैक में क्या होता है? इसका उल्टा हो जाएगा। वापस व्हाइट लाइट गिरी, सात रंग गिरे, अब की बार शर्ट ने सारे रंगों का अवशोषण कर लिया, किसी रंग का परावर्तन किया ही नहीं। किसी रंग का परावर्तन नहीं किया मतलब कोई रंग आपकी आंख तक नहीं पहुंचा। अब कोई रंग नहीं पहुंचा मतलब कोई प्रकाश नहीं पहुंचा, और जहां कोई प्रकाश नहीं होता है वो ब्लैंक नजर आता है। और ब्लैंक क्या होता है? काला। इस रूम के अंदर अभी सारी लाइट निकाल दें, सारा अंधेरा कर दें, तो ब्लैंक हो जाएगा, नो लाइट। तो जहाँ कोई लाइट नहीं होती, ब्लैंक होता है, तो वो कैसा दिखता है? काला। तो काला कोई कलर नहीं होता, काला बता रहा है एब्सेंस ऑफ लाइट, एब्सेंस ऑफ कलर। जहाँ लाइट नहीं होगी वहाँ कोई भी कलर नहीं होगा, तो वो कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अगर कोई वस्तु सभी रंगों का अवशोषण कर ले तो कैसी दिखती है? काली दिखती है। और सभी का परावर्तन कर दे तो वाइट दिखती है। क्लियर? इसलिए क्वेश्चन आता है गर्मियों में कैसे कपड़े पहनते हैं? सफेद। क्यों? क्यों गर्मी में अगर काले पहनोगे तो काला तो सभी रंगों का क्या कर लेगा? अवशोषण। सारी रेडिएशन अंदर रहेगी, गर्मी ज्यादा लगेगी। जबकि व्हाइट पहन के निकला तो व्हाइट ने सारे का क्या कर दिया? परावर्तन। तो रेडिएशन चली जाएगी वापस, तो गर्मी कम लगेगी उसको। तो सर्दियों में इसलिए वाइट ब्लैक और गर्मियों में व्हाइट कपड़े पहने जाते हैं। कारण समझ में आया? खाना बनाने वाले बर्तन नीचे से कैसे बनाए जाते हैं? काले, क्योंकि काला सारे रंगों का अवशोषण कर लेगा, बहुत जल्दी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। इसलिए काली टंकियां घर पे पड़ी रहती है तो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। सफेद टंकी में इतनी जल्दी पानी गर्म नहीं होगा। समझ आ गई? तो लिखो क्या? सांड लाल कलर से भड़कता है ही नहीं, गलत फहमी है। फैक्ट ये है कि सांड जो होता है वो कलर ब्लाइंड होता है, उसको कलर पहचान में नहीं आता। वो केवल इसलिए आपकी तरफ आता है क्योंकि आप कपड़े को हिला रहे हो, वो कपड़ा हिलाते हो तो उससे इरिटेट होता है। आप दूसरा कपड़ा हिला के देखो तब भी आएगा। ये तो बना दिया प्रथा ऐसी। ठीक है, ऐसी प्रथा बना दी। सांप दूध पीता है, सांप दूध नहीं पीता है। अगर दूध पीता है तो उसको डायरिया हो जाता है। ये साइंटिफिक फैक्ट है। बहुत बार आता है कि भाई गणेश जी की मूर्ति पे दूध चढ़ा रहे, वो दूध पी रही है, निर्जीव वस्तुएं दूध पिएगी ही नहीं कभी। तो ये सब केवल भ्रांतियां मन की, रियलिटी में कुछ भी नहीं होता ऐसा। चलो, तो जो भी समझाया था वो समझ आ गया ना? हाँ, सिलेबस का तो वही था। लिखो, वो तो व्यवहार की बात थी उसकी। लिखो आगे। जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु सभी रंगों का जब कोई वस्तु सभी रंगों का परावर्तन कर दे, सभी रंगों का परावर्तन कर दे तथा किसी भी रंग का किसी भी रंग का अवशोषण ना करे, किसी भी रंग का अवशोषण ना करे तो वह दिखाई देगी कैसी? वाइट। कैसी दिखेगी? वाइट। ब्लैक के लिए उल्टा लिख लोगे? लिख लो। तो ब्लैक के लिए क्या लिखोगे? जब कोई वस्तु सभी रंगों का एब्जॉर्प्शन, अवशोषण कर ले। जब कोई वस्तु सभी रंगों का अवशोषण कर ले तथा किसी भी रंग का परावर्तन ना करे। कोई बात नहीं, ठीक है। सभी का अवशोषण कर ले, किसी का परावर्तन ना करे तो कैसी दिखती है? काली दिखाई देती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए बोर्ड पे। इतनी बात क्लियर? चलो, अब एक क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, कि यदि कोई लाल गुलाब है, उसके ऊपर हरा प्रकाश डाला तो वो कैसा दिखेगा? लाल दिखेगा। गलत है।
ठीक है। और यदि कोई लाल गुलाब है उस पर नीला प्रकाश डाला यदि कोई लाल गुलाब है उस पर व्हाइट प्रकाश डाला तो देखो ये ऐसे क्वेश्चन खूब बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये करने कैसे हैं उसकी ट्रिक बताता हूं आपको। पहले क्वेश्चन लिखो। अच्छा पहले इसी को आगे कंटिन्यू करो। ये व्हाइट और ब्लैक लिख लिया, आगे लिख लो। अतः गर्मियों में कैसे कपड़े पहने जाते हैं? सफेद। अतः गर्मियों में सफेद व सर्दियों में काले कपड़े पहने जाते हैं। लिखा? बोलो। ठीक है। अतः खाना बनाने वाले बर्तन नीचे से काले बनाए जाते हैं। लिख लो। अतः खाना बनाने वाले बर्तन नीचे से काले बनाए जाते हैं। बन गया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। यदि लाल गुलाब को हरे कांच हरा। यदि लाल गुलाब को हरे कांच या हरे प्रकाश से देखा जाए, हरे कांच या हरे प्रकाश से देखा जाए तो वह दिखाई देगा। अरे तो वो कैसा दिखाई देगा ये पूछ रहा है, मतलब कलर, कौन सा कलर दिखाई देगा। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाए, कोई सा भी गुलाब हो, कोई सा भी प्रकाश हो, तो उसके लिए ट्रिक क्या है? ट्रिक लिखो, क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। अरे पहले कॉन्सेप्ट तो लिख ले, फिर आंसर अपने आप ही बता देगा। ट्रिक लिखो इसकी। लिखो, वस्तु जिस रंग की है, वस्तु जिस रंग की है, वस्तु जिस रंग की है वह उसी रंग की तभी दिखाई देगी जब नहीं, जब उस पर बस वापस शुरू से सुन लो। वस्तु जिस रंग की है वह उसी रंग की तभी दिखाई देगी जब उस पर या तो श्वेत प्रकाश गिराया जाए, जब उस पर या तो श्वेत प्रकाश गिराया जाए या उसी रंग का प्रकाश गिराया जाए, या उसी रंग का प्रकाश गिराया जाए जिस रंग की वह वस्तु है, जिस रंग की वह वस्तु है। अन्यथा वह ठीक है, ये लिख लो। अन्यथा वह काली दिखाई देगी। ठीक है, क्या मतलब है इस लाइन का?
पहले तो एक बार खुद से पढ़ो मन में क्या लिखा है। पढ़ लिया? क्या मतलब समझ में आया? कि कोई वस्तु जिस रंग की है वह उसी रंग की तभी दिखाई देगी जब दो कंडीशन हो। क्या? जब उस पर या तो व्हाइट लाइट गिरा है, तो व्हाइट लाइट गिरा है तो कैसे दिखेगी? लाल। या उस पर उसी रंग का प्रकाश गिरा है जिस रंग की वह वस्तु है, मतलब लाल गिराओगे तो भी कैसे दिखेगी? लाल। ये दो केस है केवल, बाकी इसके अलावा कोई भी केस हो कैसी दिखेगी? तो बाकी सभी में कैसी दिखेगी? काली। ट्रिक समझ आ गई क्या? तो उसने क्या पूछा था? यदि किसी लाल गुलाब पे कौन सा प्रकाश, हरा प्रकाश गिराए तो कैसी दिखेगी? ब्लू में, इंडिगो में, वॉयलेट में, येलो में, ऑरेंज में, रेड और वाइट में कैसी दिखेगी? बाकी सब में कैसी दिखेगी? ट्रिक समझ आ गई बिल्कुल अच्छे से? अब लिखो उसका आंसर क्या है। काला है। समझ आ गया क्या? बनाना चाहो तो बना लो ऐसे कि बाकी सब प्रकाश में ब्लैक होगा, व्हाइट और रेड में रेड होगा। बोलो, समझ आ गया? तो फिर एक बात का जवाब दो। अब मैंने गुलाब ले लिया येलो, ठीक है, व्हाइट लाइट गिराई, कैसे दिखा? येलो। और येलो में गिराई तो येलो, और पीले में, अरे येलो ही दिखेगा, येलो ही होगा, पीला येलो ही होता है। तो व्हाइट में और येलो में येलो दिखेगा, बाकी सब में कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। समझ आ गया? चलो, ये कॉन्सेप्ट यहां से आपको पूछा जाता है। ठीक है, एक बार वो दोनों लाइन पढ़ जो लिखा है एक बार। क्या पढ़ी है बता? अरे पूछना दो उसको, पूछना दो, अच्छा स्टूडेंट है हमारी क्लास का सबसे। कोई बात नहीं, पढ़ने वालों के लिए कभी मना नहीं है, नालायक लोगों के लिए तो एक बार मना भी कर दे, पढ़ने वालों के लिए हमेशा हाँ है। समझ आ गया? अब मेरे को समझा, क्या समझ आया? व्हाइट में, व्हाइट ऐसा नहीं है, व्हाइट में और उसी कलर में उसका जो ओरिजिनल कलर है वो दिखाई देगा। नीला गुलाब है, ये नीला है, तो ये नीला कब कब दिखेगा? एक तो व्हाइट में दिखेगा और नीले में दिखेगा, बाकी सब में कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। आ गया समझ में? हम्म? कोई बात नहीं। हे, ये बात समझ में आ गई? मेरी आवाज क्लियर समझ आ रही है क्या आज? कि ठीक है इतना ही बहुत है आज? चलो दो लाइन सुनाता हूं तुम्हें इसी बात पे। बैठो नीचे। आगे क्लास है या नहीं है? तो शांति से चले जाना, फिर हो हल्ला मत करना, ठीक है ना? क्योंकि आज गला काम नहीं कर रहा है। सुनो चलो, जब हार जाओ हौसला, जब हार जाओ हौसला, स्टार्ट करें? ठीक है। जब हार जाओ हौसला तो ये बात याद रखना, जब हार जाओ हौसला तो ये बात याद रखना कि हारने से, हारने से कभी हासिल तक तो ताज नहीं होते। जब हार जाओ हौसला तो ये बात याद रखना कि हारने से कभी हासिल तक तो ताज नहीं होते, और ढूंढ लेना अपनी मंजिलें अंधेरों में, ढूंढ लेना अपनी मंजिल अंधेरों में, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। ठीक है? तो कभी
कभी हारना नहीं है, पढ़ते रहो समझ में आएगा। ठीक है, बाकी बातें कल करेंगे।